देखिए बाबू, आज हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोगों को बताए थे कि हम लोग बायोलॉजी के जो ब्रांच है जंतु विज्ञान, उसका अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करेंगे इस जंतु विज्ञान की, तो आपको पता ही है कि जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल का अध्ययन करते हैं। और जब एनिमल की हम बात करेंगे तो इस संसार में बहुत से एनिमल हैं। ये भी आपको बताए थे बाबू कि जो जंतु विज्ञान है, इसके पिता, इसके फादर कौन हैं? अरस्तु हैं। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। अब बात करेंगे कि सर जंतु विज्ञान में तो आप बताए थे कि इस संसार में बहुत से जंतुएं होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मनुष्य भी क्या है? एनिमल है। विज्ञान के भाषा में बाबू, बायोलॉजी के भाषा में जो मनुष्य है ना, वो भी क्या है? एनिमल है, जानवर है। तो अगर हम बात करेंगे कि सर क्या हम इन सभी जीवों के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे? तो नहीं बाबू, हमारे सिलेबस में सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ना है। तो आपका जो आज की हेडिंग होगी वो होगा बाबू मनुष्य। क्या होगा? मनुष्य। अब हम बात करेंगे कि सर ये जो मनुष्य होता है, इतना तो पता है कि सर ये एक एनिमल है, एक जंतु है। तो इसका अध्ययन विज्ञान के यानी कि जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि ये जो मनुष्य है ना, इस मनुष्य का अध्ययन किस जगत, किस फाइलम के अंतर्गत किया जाता है? तो अगर जगत फाइलम की बात किया जाए बाबू, जगत फाइलम की बात किया जाए तो बाबू आपको पता होगा कि जो मनुष्य होता है उसका अध्ययन हम कार्डेटा के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्यों का अध्ययन किस क्लास, किस वर्ग में किया जाता है, तो जब वर्ग की बात करेगा बाबू, जब क्लास की बात करेगा, तो किस क्लास में अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य का अध्ययन हम स्तनधारी वर्ग में करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गई बातें कि जो मनुष्य है इसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो जंतु विज्ञान है, और जिस फाइलम, जिस जगत के अंतर्गत किया जाता है वो कार्डेटा है बाबू, कार्डेटा है। और सर जिस वर्ग के अंतर्गत किया जाता है वह स्तनधारी है। लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस उपवर्ग के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? तो बाबू अगर आपसे उपवर्ग पूछा जाए, अगर सब क्लास पूछा जाए, तो सब क्लास कौन सा होता है? यूथीरिया। क्या होता है? यूथीरिया। तो इन तीनों ही बातों को आप याद रखेंगे कि जो मनुष्य होता है उसका किस फाइलम, किस जगत में अध्ययन करते हैं? तो कार्डेटा जगत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर वर्ग की बात करेगा कि मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है, तो स्तनधारी वर्ग का है। किस उपवर्ग का प्राणी है? तो यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। अब बाबू अगर मनुष्य है तो सर हम मनुष्य के बारे में क्या अध्ययन करेंगे? तो ये बताइए हमको कि जब आप किसी मनुष्य को देखते हैं तो क्या देखते हैं? बाबू आप मनुष्य के ऑर्गन्स, अंगों को देखते हैं, उसके आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, यही ना देखते हैं? तो मनुष्य के शरीर में बहुत से अंग होते हैं। कुछ अंग आपको दिखाई देते हैं और कुछ अंग शरीर के भीतर होते हैं, जैसे फेफड़ा, हार्ट, यकृत, ये सब अंग हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो मनुष्य के अंतर्गत हम जितने भी अंग होते हैं ना, उन अंगों के और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो बाबू अगर बात किया जाए तो हमारा जो चैप्टर होगा, जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वह होगा मानव शारीरिकी। मानव शारीरिकी, या इसी को बोला जाता है बाबू मानव शरीर के तंत्र। क्या बोलते हैं? मानव शरीर के तंत्र।
अब कितना लोग को हेडिंग देख के ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मानव शारीरिकी, ये तो बातें समझ में आ गई कि मनुष्य के शरीर के अंग और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन ये बताइए कि ये जो मानव शरीर का तंत्र आपने लिख दिया, इस तंत्र का मतलब क्या होगा? तो बाबू तंत्र यानी कि सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे। देखिए आप लोग इन बातों को ऐसे क्रम से लिखते जाइएगा और जो भी हम बोले ना उनको ऐसे नीचे स्टार बना करके उसे भी लिखते जाइएगा बाबू। आगे चल करके आपको पढ़ने में क्या होगा, काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम बात करेंगे कि सर ये जो मानव शारीरिकी है या मानव शरीर के तंत्र हैं, इस तंत्र का मतलब क्या होता है? तो बाबू इसको आप लिख भी सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वैसे अंगों का समूह जो एक समान कार्य करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं, वैसे अंगों के समूह को ही क्या बोला जाता है? तंत्र बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग नाम सुने होंगे बाबू, पाचन तंत्र। क्या पाचन तंत्र में एक अंग होता है? नहीं बाबू, इसमें बहुत से अंगों का समूह होता है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं तो बाबू सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, दांत के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद फूड पाइप से होता हुआ कहाँ चला जाता है? अमाशय में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत में। तो ये सब अंग क्या कर रहे हैं? आपके पाचन क्रिया में सहायता कर रहे हैं। तो इन्हीं अंगों के जो समूह होते हैं उन्हीं को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? पाचन तंत्र। वैसे ही होता है श्वसन तंत्र, उसी तरफ से होता है सर्जन तंत्र। तो बाबू तंत्र का एक ही मतलब होता है कि वैसे अंगों का समूह जो एक समान कार्य करने में एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। वैसे अंगों के समूह को ही क्या बोला जाता है? तंत्र बोला जाता है। तो अब हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी कि मानव शारीरिकी या मानव शरीर के तंत्र। अब प्रश्न आता है कि सर सबसे पहले हम मानव शरीर के शारीरिकी के अंतर्गत मानव शरीर का कौन सा तंत्र का अध्ययन करेंगे? तो बाबू आपका जो हेडिंग होगा सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो आप हेडिंग डाल लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। अब समझते हैं कि सर ये परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए इस परिसंचरण तंत्र का, इसी को वृहत तंत्र भी कहा जाता है, वृहत तंत्र भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बाबू सबसे पहली बात तो यही है कि सर एक परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, और ये परिसंचरण तंत्र कहते किसको हैं? तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इन बातों को आप लिखते जाइएगा। जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संचार प्रणाली या यातायात प्रणाली। संचार प्रणाली या यातायात प्रणाली। बाबू अब प्रश्न आता है कि सर संचार प्रणाली क्या है? तो बाबू मोबाइल क्या है? एक संचार प्रणाली है जो हमारी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार डाक प्रणाली है। डाक प्रणाली में क्या होता है? चिट्ठी यानी कि पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो क्या बाबू ये जो परिसंचरण तंत्र है सर, यह भी किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है? हाँ बाबू, ये भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। लेकिन कैसे पदार्थों को, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कि सर परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, ये परिसंचरण तंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है संचार प्रणाली। जिस तरह से संचार में हम किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार परिसंचरण तंत्र में भी पदार्थों का परिवहन होता है। लेकिन कैसे पदार्थों का परिवहन होता है? तो बाबू ध्यान देंगे, इसको सुनेंगे भी और इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी लेंगे। हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वैसे अंगों का समूह, बाबू हमारे शरीर के भीतर उपस्थित वैसे अंगों का समूह जो बाबू जो अगर बात करेंगे तो पोषक तत्व,
पोषक तत्व, इसके अलावा गैसें, इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ, यानी हमारे शरीर के भीतर उपस्थित वैसे अंगों का समूह जो पोषक तत्व, गैसें एवं उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है, वैसे अंगों के समूह को ही क्या बोला जाता है? परिसंचरण तंत्र या बृहत तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। बाबू अगर बात करें कि सर पोषक तत्व क्या होता है, तो आपको सभी लोगों को पता होता है पोषक तत्व क्या होते हैं। वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब क्या हैं? पोषक तत्व हैं। अगर गैसों की बात किया जाए तो हमारे शरीर में किस गैस का परिवहन होता है? तो बाबू ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया। उत्सर्जी अगर पदार्थ की बात करेंगे तो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं? तो बाबू अगर बात किया जाए तो आप नाम सुने होंगे, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि बाबू परिसंचरण तंत्र एक ऐसा अंगों का समूह होता है जो हमारे शरीर के भीतर इन पदार्थ, पोषक तत्व, गैसें एवं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है। वैसे अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बाबू ये जो परिसंचरण तंत्र है ना, इस परिसंचरण तंत्र का जो जनक है यह किसको कहा जाता है? तो आप लोग नाम सुने होंगे, विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का, विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो बाबू एंजियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो नाम याद रखिएगा, एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और जनक कौन है? विलियम हार्वे है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे समझते हैं कि सर ठीक है, मान लीजिए कि परिसंचरण तंत्र का मतलब हमें समझ में आ गया, लेकिन बताइए कि इस परिसंचरण तंत्र से क्या फायदे हैं? तो बाबू आपको तो पता ही है कि अगर परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो क्या इन पदार्थों का परिवहन हमारे शरीर में हो पाता? नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो क्या हमारे शरीर को ऊर्जा मिल पाती, एनर्जी मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो बाबू अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो इसके बहुत से फायदे होते हैं हमारे शरीर को, लेकिन महत्वपूर्ण अगर हम फायदों की बात किया जाए तो परिसंचरण तंत्र द्वारा जो हमारा शरीर है वह रोगों से क्या होता है? दूर रहता है, यानी हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके अलावा हमारे शरीर का जो पीएच मान है बाबू, जो पीएच मान है, इसके अलावा हमारे शरीर के पीएच मान और तापमान इनको नियंत्रित करके रखता है। इनको क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब बात करेंगे कि बाबू ये जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, यह दो भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो परिसंचरण तंत्र है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। क्या होता है बाबू? एक होता है रुधिर और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र।
चलिए अब बात करेंगे कि सर रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है। तो बाबू आपको पता है कि परिसंचरण तंत्र का मतलब ही होता है कि पदार्थों का परिवहन करना, और रुधिर जो परिसंचरण तंत्र है ना बाबू, इसमें जो पदार्थों का परिवहन होता है ना वो रुधिर यानी कि रक्त के माध्यम से होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो हम आपको पदार्थ बताए हुए थे, पोषक तत्व, गैसें, उत्सर्जी पदार्थ, इन सभी का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र की, तो बाबू लसिका परिसंचरण तंत्र में ये जो पदार्थों का परिवहन है ना वह लसिका द्रव के माध्यम से होता है। अब ये लसिका द्रव क्या होता है सर, लसिका द्रव के माध्यम से होता है। बाबू रक्त को तो पता है, रक्त क्या होता है, एक तरल होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो लसिका है ना ये भी एक प्रकार का रक्त ही है। ठीक है, ये भी रक्त की ही तरह होता है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसमें आरबीसी नहीं होती है, जिस वजह से इसका रंग कैसा होता है, प्लाज्मा की तरह पीला होता है। आगे इसको डिटेल्स हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि परिसंचरण तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बाबू लसिका परिसंचरण तंत्र। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसमें पदार्थों का परिवहन इस रक्त रुधिर के माध्यम से होता है, लेकिन लसिका परिसंचरण तंत्र में पदार्थों का जो परिवहन होता है वो लसिका द्रव के माध्यम से होता है। आगे अगर बात किया जाए रुधिर परिसंचरण तंत्र की, तो बाबू ये आपका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है ना, रुधिर परिसंचरण तंत्र ये भी दो टाइप के होते हैं बाबू। ये रुधिर जो परिसंचरण तंत्र है ना ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बाबू बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले हमने बताया कि परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसमें पदार्थों का परिवहन रक्त यानी कि ब्लड के माध्यम से होता है, जबकि लसिका परिसंचरण तंत्र में पदार्थों का जो परिवहन होता है वो लसिका द्रव के माध्यम से होता है। अगर बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र की, तो बाबू ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। बाबू अब ये खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बांध है, कोई बहुत बड़ा बांध है और उसके अंदर पानी संचित करके रखा गया है और उसके आसपास में आपका खेत है और उस खेत का सिंचाई करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया और उस सोचा कि एक ही बार पूरा बांध को ही तोड़ देते हैं और क्या हो जाएगा, सारा खेत का सिंचाई हो जाएगा, और उसने बांध तोड़ दिया। जब बांध तोड़ेगा तो पानी क्या होगा, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा और सबके खेतों में एक समान रूप से प्रवाहित होगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसने सोचा कि नहीं, बांध को तोड़ना नहीं है, क्या काम किया जाए कि इसमें पाइप को ऐड कर दिया जाए और मोटर के सहायता से पाइप के द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए। तो बाबू आप देख रहे हैं कि जब पाइप का प्रयोग किया जा रहा है तो क्या पानी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है, नहीं, किसके माध्यम से हो रहा है, पाइप के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। बाबू खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर होता है, ये तो बातें समझ में आ ही गई होगी कि सर रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब ही होता है कि पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से हो, रक्त यानी कि रुधिर से हो। तो बाबू खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो पदार्थों का परिवहन होता है जो रुधिर के माध्यम से होता है बाबू, वह रुधिर जो होता है वह स्वतंत्र रूप में प्रवाहित होता है। कैसे प्रवाहित होता है, स्वतंत्र रूप में प्रवाहित होता है, उसमें किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती।
किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। जितना भी रुधिर होता है वो सब के सब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। और बाबू अगर बात किया जाए तो जैसे बांध का पानी, अगर बांध टूट जाए और पानी सभी दिशाओं में जाने लगे और एक पानी को आप पाइप के द्वारा भेज रहे हैं तो किस में प्रेशर ज़्यादा होगा? तो बाबू पाइप वाला पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो बाबू अगर हम बात करेंगे कि सर ये जो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है ना, इसमें जो रक्त होता है कम दाब पर प्रवाहित होता है। क्या होता है बाबू? कम दाब पर प्रवाहित होता है। दूसरी बात कि जो ये बाबू खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र है ना, इसमें हम रक्त के मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बांध टूट जाए और पानी स्वतंत्र रूप से बहने लगे तो क्या पानी के मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र में बाबू रक्त के मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रक्त की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि सर इस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये जो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र है, यह किन जीवों में पाया जाता है? तो बाबू खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, वह जितने भी आर्थ्रोपोडा जीव होते हैं ना, जैसे केकड़ा हो गया, काकरोच हो गया, मकड़ी हो गई, इन सभी में कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला। कौन कौन से जीव? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या क्या होते हैं? केकड़ा होता है, काकरोच होता है, मकड़ी होती है। बाबू अगर आप काकरोच को ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे उठा के देखिए, जब देखिएगा ना तो उसका ब्लड ऐसे नीचे की तरफ आता दिखाई देगा। फिर उसको पलटी कर दीजिए, फिर उसका ब्लड ऐसे नीचे की तरफ आता दिखाई देगा। लेकिन आप किसी मनुष्य को ऐसे उठा के टांग लीजिए, क्या ब्लड ऐसे नीचे की तरफ आता दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये काकरोच है ना, इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रुधिर नलिकाओं के माध्यम से नहीं बहता है, स्वतंत्र रूप से बहता है। इस वजह से आपको वैसा काकरोच के अंदर दिखाई देता है। तो याद रखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। अब आते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कि सर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो बाबू अगर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे ना, तो इसमें जितने भी रुधिर होते हैं ना, यानी रुधिर के माध्यम से जो पदार्थों का परिवहन होता है ना, वह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वह एक नलिका के माध्यम से होता है। और बाबू नलिका होने के कारण जो रक्त होता है ना, वह अधिक दाब से प्रवाहित होता है। इतना ही नहीं, रक्त के मात्रा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अगर बात किया जाए कि सर बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र किसके अंतर्गत पाया जाता है, किस जीवों में पाया जाता है? तो बाबू जितने भी कार्डेटा जीव होते हैं, जितने भी कार्डेटा, इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य में कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर होता है वह बंद नलिकाओं की सहायता से प्रवाहित होता है। बाबू वह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होता है। और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो रक्त या रुधिर होता है वह अधिक दाब से प्रवाहित होता है, और उसमें रक्त के मात्रा को भी क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। कभी कभी देखते होंगे मनुष्य में कि जब रक्त की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाती है, जब अधिक मात्रा में रक्त प्रवाहित होने लगता है, तो बाबू नसें क्या होती है? ज़्यादा प्रेशर के वजह से फट जाती हैं, तो वही ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो बाबू अगर मनुष्य स्वस्थ है तो इसका मतलब कि उसके शरीर में बहने वाले रक्त के मात्रा को क्या किया जा रहा है? नियंत्रित किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हालांकि हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है बाबू मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो अगला हेडिंग आप डाल लेंगे मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब इसको हम मिटाते हैं।
अगला हेडिंग डाल लीजिएगा बाबू आप लोग भी, मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र। ध्यान देंगे, देखिए ये जो मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र है ना बाबू, इसका अध्ययन या बाबू इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, या इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो बाबू मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने किया था। इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है या बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, तो अभी आपको बताए थे कि जितना कार्डेटा जीव होते हैं सब में कैसा होता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और चूंकि मनुष्य भी किस फाइलम में आता है, तो कार्डेटा में आता है, इसलिए मनुष्य में भी कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाबू मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र है ना बाबू, इसके 3 भाग होते हैं। मानव जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है ना, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है रक्त यानी कि ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स रक्त नलिका, और तीसरा होता है बाबू हार्ट हृदय। बाबू जो मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसकी व्याख्या विलियम हार्वे ने किया था। अगर बात करेंगे कि मानव का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है रक्त, दूसरा होता है रक्त नलिका, और तीसरा होता है हृदय। अब बात करते हैं कि सर क्या इन तीनों की आवश्यकता है? अगर इन तीनों में से कोई अनुपस्थित रहेगा तो क्या रुधिर परिसंचरण तंत्र संपन्न नहीं हो सकता है? तो बाबू इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक तालाब है और वह पानी से भरा हुआ है, और उसके अगल बगल में आपके खेत उपस्थित हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, या आप देखते होंगे कि जो तालाब होता है ना, उसका लेवल आपके खेत के लेवल से नीचे होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पानी होता है हमेशा उच्च लेवल से कहाँ जाता है, निम्न लेवल की तरफ। तो बाबू जब तालाब का लेवल नीचे है तो क्या अपने आप का आपके खेत में पानी चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए आपको कुछ जुगाड़ लाना पड़ेगा। जैसे आप पाइप लेके आइएगा और पाइप को सीधा तालाब में लगा दीजिएगा। क्या पानी खेत में जाएगा? नहीं जा पाएगा। उसके लिए एक मोटर की आवश्यकता होगी, जो मोटर क्या करेगी, पानी को पाइप में भेजेगी, उसके बाद वह आपके खेत में पहुंचेगा। अगर तालाब से पानी को हटा दिया जाए, सिर्फ मोटर और पाइप लगा दिया जाए, क्या सिंचाई हो पाएगी? नहीं होगी। बाबू पानी को रहने दिया जाए, पाइप को हटा दिया जाए, मोटर को सिर्फ रखा जाए और पानी को, क्या सिंचाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो बाबू अगर देखा जाए तो ये जो रक्त है ना, वो क्या है? तालाब का पानी है। जो रक्त नलिकाएं हैं वो क्या हैं? पाइप हैं। और जो हृदय है वो क्या है? मोटर है। तो बाबू हमारे शरीर में पदार्थों का जो परिवहन होता है ना, वह रक्त ब्लड करता है। और किसके सहायता से करता है? तो पाइप यानी कि रक्त नलिका के सहायता से करता है। और इस पाइप में इस रक्त को कौन भेजने का कार्य करता है? यानी मोटर। कौन करता है? हृदय कार्य करता है। तो हमारे परिसंचरण तंत्र के लिए ये तीनों ही ज़रूरत है। इन तीनों का ही ज़रूरत है। इसके
एक के भी अभाव में हमारा परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बाबू एक एक करके इन तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है कि सर रक्त क्या होता है, रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, हृदय क्या होता है, रक्त के कार्य क्या होते हैं, रक्त नलिकाओं के कार्य क्या होते हैं और हृदय के कार्य क्या होते हैं। एक एक करके बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त नलिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज नहीं, यह अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बाबू वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत अभी हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, जिस वजह से वीडियो मैं छोटा छोटा ही अपलोड कर पा रहा हूं, लेकिन बहुत कम समय में एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो अपलोड होंगी और आपके पूरे बायोलॉजी को मैं फिनिश करूंगा, पूरी जियोग्राफी को मैं फिनिश करूंगा। तो ये आने वाले समय की बात है। हम लोग, हाँ एक चीज़ आप लोग बताइएगा, चूँकि ऑफलाइन क्लास में तो हम बच्चों को से बातें कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, या उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन बाबू आप लोगों से पता नहीं चल पाता है, तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए या छोड़ दिया जाए, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।